हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन, श्री रामनवमी पर हम भी मनाना चाहिए अपना त्योहार? क्या हक है आपका? आप हमारा जुलूस को बंद करें। ममता जी ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। बंगाल में ये सब क्यों होता है? बार बार वो आशंका क्यों जता रही थी कि दंगे होंगे? क्या वो चाहती थी दंगे हों? टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है लोगों को उस्काने के लिए। मोदी जी विकास की गारंटी की बात करते हैं और कुछ नेता, उनके पास केवल दंगा की गारंटी होती है। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात हिंदू आस्था पर पत्थर तो होगी सियासी टक्कर। और हिंदू आस्था पर पत्थर कहां बरसाए जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल से लेकर हैदराबाद तक क्यों हिंदू पर्व को रोकने की कोशिश की गई, आज इस पर महाभारत कर रही हूं, क्योंकि पलटवार भी हो रहा है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में वो दंगा चिल्लाती रही, लोगों को डराती रही, और उसके बाद अचानक मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हो गई। ममता बनर्जी ने पिछले एक हफ्ते रामनवमी के चलते लगातार ये बयान दिए कि दंगा हो सकता है, और वही मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें आ गई जहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर पत्थर बरसा दिए गए। फिर वहां पर पुलिसकर्मी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। वो तस्वीरें जरा फिर से जलाइए। और वहां पर कुछ जगह पर बमबाजी भी हो गई, वहां बमबाजी भी हुई, बम भी मार दिए गए, पत्थर। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जिसमें शोभा यात्रा निकल रही थी और छत के ऊपर से पत्थर बरसाए जा रहे थे। इस पर पलटवार बीजेपी अब कर रही है, पूछ रही है कि हिंदू आस्था, हिंदू पर्व पर क्यों यह पत्थरबाजी हुई। और सिर्फ यही नहीं, वहीं दूर हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। वहां बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने यह भव्य शोभा यात्रा निकाली और कहा कि हमें पर्व मनाने से रोकने की कोशिश हुई, लेकिन ना हम कांग्रेस के राज में पहले रुके थे, और ना अब जब कांग्रेस और एमआईएम मिलकर हमें रोकने की कोशिश कर रही है, हम तब भी नहीं रुकेंगे, ये टी राजा सिंह ने कहा। आपको सबसे पहले बताती हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में किस तरह से एक घटना जिसने बहुत सारे फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, जो सियासी भी हैं। आपको सबसे पहले दिखाती हूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार यह कहती रही कि वहां पर दंगा हो सकता है, वहां रामनवमी पर हिंसा भड़क सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर में बवाल हो गया। वहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चल गए, छतों से, घरों की छतों से। वहां मस्जिद के पास से यह यात्रा निकल रही थी और वहां से कुछ पत्थर बरसे। उसके बाद क्या हुआ आपको बताती हूं। पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। वहां पर जो तस्वीरें आपको मैं दिखा भी रही हूं, मुर्शिदाबाद में हंगामे के दौरान बमबाजी भी हुई, वहां बम भी चल गए, और बमबाजी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल की सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। मिदनापुर में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद बीजेपी अब ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है। हंगामे के दौरान वहां पुलिस तो थी, लेकिन मूक दर्शक बनी दिखती रही, क्योंकि वहां हंगामा होता रहा। बीजेपी ने इस हिंसा पर सवाल उठाए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहार को मनाने से रोकने की कोशिश हो रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। तस्वीर वहां पश्चिम बंगाल से दूर हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में एक भव्य रैली निकली। हैदराबाद में शोभा यात्रा को, इस रैली को रोकने की कोशिश हुई, ऐसा कह रहे हैं टी राजा सिंह, जो कि बीजेपी के वहां से विधायक हैं। सरकार ने इस शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी। अब एक और हिंदू पर्व शोभा यात्रा, लेकिन वहां इजाजत नहीं, वहां कांग्रेस की सरकार है। टी राजा सिंह ने कहा कि हम बिना परमिशन के निकालेंगे यात्रा, हम जय श्री राम बोलेंगे और वहां पर ना तो कोई उपद्रव होगा और ना ही पुलिस हमें रोकेगी। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा यह है, वो एमआईएम के साथ मिलकर हमारी शोभा यात्रा को रोकना चाहती है और यह मिलकर रोक लगवाई गई है। इसी पर टी राजा ने यह भी कहा कि जो हिंदुओं को से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
अब देखिए वार और पलटवार शोभा यात्रा को लेकर वहीं माधवी लता, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं हैदराबाद से, उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं दी, ये बहुत गलत है। हमारे त्योहार की परमिशन क्यों नहीं दी गई? उन्होंने कहा हिंदुओं को भड़का रही है सरकार, ये सरकार जो कि वहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे त्योहार मनाने का हमें अधिकार है। और उन्होंने कहा कि रामनवमी की यात्रा पर आखिर रोक क्यों लगाई गई, तर्क क्या है, दलील क्या है? बाकी यात्राओं पर तो किसी ने रोक नहीं लगाई। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए और उसके बाद हिंदू आस्था पर इस वार को लेकर ही महाभारत। हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस में उमड़ी भीड़ को जरा गौर से देखिए। क्या ये भीड़ ओवैसी बंधुओं के लिए खतरे की घंटी है? क्या ये भीड़ ये बता रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस का हिंदू विरोधी रवैया मंजूर नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई। सरकार ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता टी राजा ने इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया। सवाल ये कि रामनवमी के जुलूस पर आखिर क्यों रोक लगाई गई? क्या कांग्रेस और एआईएमआईएम को इस भीड़ से डर लग रहा है? तो बहुत सारा वोटर उनसे नाराज है, तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए, वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ये पहली बार नहीं, हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। तो क्या हक बनता है यहाँ का गवर्नमेंट को कि वो रमजान के टाइम पर जब इलेक्शन कोड था, यानी कि इलेक्शन कोड था, तब उसको रोके नहीं आप। लेकिन श्री रामनवमी को जो हम राजा सिंह भाई कई सालों से करते आए हैं, हम त्योहार ही तो मना रहे ना, तो ये लोग क्या है? हैदराबाद में ही रामनवमी में अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि बंगाल में रामनवमी उत्सव में खलल डाला गया। ममता बनर्जी ने तो रामनवमी की बधाई दी, लेकिन साथ ही साथ दंगे भड़कने को लेकर बयान भी देती रही। के दिने ओদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন। ममता की इस चेतावनी के बावजूद मुर्शिदाबाद और मिदनीपुर में शोभा यात्रा पर हमले हुए। इन दोनों जगहों पर उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की, जिससे हालात बेकाबू हो गए। मुर्शिदाबाद में तो पत्थरबाजी के साथ बमबाजी भी की गई। वहीं मिदनापुर में उपद्रवियों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों से साफ है कि दोनों जगहों पर सत्ताधारी दलों के हाथ से उनकी सियासी जमीन खिसकती नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने इस बार माधवी लता लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ओवैसी के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोले बैठे हुए हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में क्या ओवैसी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? हैदराबाद में हिंदुओं को रामनवमी का जुलूस निकालने की परमिशन नहीं मिलती, तो वहीं बंगाल में शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं। रामनवमी पर चले इसी पत्थरबाजी पर सियासी टक्कर भी शुरू हो गई। ममता जी ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। तो उनके भाषण का स्वर था वो क्या था? और आप देख रहे हैं कि वहां पहले भी हनुमान जयंती पर हमला हुआ था, तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए। देश में हिंदू त्योहारों को हिंसा और राजनीति का मंच किसने बना दिया? हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में कोई ये पहली घटना नहीं। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे वाकये सामने आते रहे, लेकिन हर बार हिंदू आस्था पर ही आघात क्यों होता है? क्या हिंदुओं को जानबूझकर बार बार उकसाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदू आस्था पर हमला हो रहा है, त्योहार पे शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, ये आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विनोद बंसल जी वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता काली जी स्टूडियो में आ गई हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ेंगी, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में है। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि मैं इस वक्त टी राजा सिंह के पास जा रही हूं। बीजेपी के विधायक हैं और वहां
हैदराबाद में सीधे सीधे माधवी लता के साथ मिलकर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी बंधुओं को राजनीतिक रूप से भी एक टक्कर देने की कोशिश है। लेकिन टी राजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, एक रैली जिसकी आपको परमिशन नहीं दी गई थी आपने निकाली, और आपने ये कहा कि उस रैली को रोकने की कोशिश की गई, त्योहार को रोकने की कोशिश की गई, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? हमारी श्री रामनवमी की जो कल शोभा यात्रा थी, उस रैली को रोकने का बहुत प्रयत्न किया गया। दुर्भाग्य है कि जब भी कांग्रेस पार्टी का राज तेलंगाना जब को आंध्र प्रदेश था, हमारे यहाँ पर आया है, हमेशा से हिंदुओं पर अत्याचार ही हुआ है। हिंदू फेस्टिवलों को रोकने का इनका प्रयास ही रहा है। 2010 से यहाँ श्री रामनवमी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वो समय पर मैं नगर निगम पार्षद था, वो समय पर भी इसी प्रकार से इनलीगल केसेस मेरे ऊपर बुक किए जाते थे। मुझे अरेस्ट करके जेल में भी रखा गया, लेकिन हम वो समय पर भी नहीं रुके, वो समय पर भी हम नहीं डरे। और कल देखिए, रामनवमी शोभा यात्रा से एक दिन पहले शाम में 9 बजे हमें लोकल पुलिस स्टेशन से एक नोटिस दिया जाता है, कहा जाता है कि आपकी श्री रामनवमी प्रोग्राम को परमिशन नहीं दे रहे। तो हमने कहा पुलिस के अधिकारियों को सबको कि किसी के बाप में दम नहीं है कि हमारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा रोक सके। रोकना है तो रोक लो। कल उन्होंने बहुत सारी पुलिस फोर्स लगाई थी। कल उनका एक मूवमेंट भी था कि मुझे अरेस्ट करके कहीं ले जाने का, लेकिन मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं मेरे राम भक्तों को, जो हजारों की संख्या में मेरी सुरक्षा के लिए आ गए, जहां पर पुलिस को अपने कदम पीछे हटाना पड़ा। और कल की जो रैली थी, एक ऐतिहासिक रैली हुई है। ये सारा भारत, हमारे भारत का हिंदू देखा है कि लाखों की संख्या में राम भक्त कल की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। टी राजा जी, आपकी भाषा को लेकर, आपके तेवरों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं उन पर आज अभी ना जाकर पहले आपसे वो सवाल पूछती हूँ जो सीधे सीधे शोभा यात्रा से जुड़े हुए हैं। इतनी भीड़ थी आपकी शोभा यात्रा में कल, आपको लग रहा है कि इसके सियासी मायने हैं? देखिए, हमारी जो श्री रामनवमी की जो शोभा यात्रा है, वो शोभा यात्रा राजनीति से परे है। हमारा एक ही एक उद्देश्य होता है, हिंदुओं को संगठित करना, धर्म के प्रति, देश के प्रति जागरूकता पैदा करना, यही हमारा उद्देश्य होता है। जैसे आज हम हैदराबाद में रहते हैं, एक समय पहले हैदराबाद में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या रैली निकालने पर पत्थरबाजी होती थी, जैसे आज बंगाल में हो रही है। लेकिन हमने हिंदुओं को इकट्ठा करके उन पत्थरबाजों को यह बता दिया कि अगर हिंदुओं पर एक पत्थर आएगा तो हम 1000 पत्थर तुम्हारे ऊपर मार सकते हैं। ये ताकत हमने तेलंगाना में हैदराबाद भाग्यनगर में पैदा की है। तब से लेकर आज तक पत्थर तो छोड़ो, पत्थर मारने वाला भी हमारी शोभा यात्रा के रास्ते पर नहीं दिखता है। टी राजा जी, जो आपका तरीका है डील करने का, उसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आपके टारगेट पर क्या ओवैसी हैं? और मुझे नहीं लगता आप ना कहेंगे, लेकिन आप कहते हैं कांग्रेस और ओवैसी मिले हुए हैं। आपको लग रहा है मिलकर रोक रहे हैं? ये सिर्फ पब्लिक को जमा करना और पब्लिक को भड़काना, यही इनका उद्देश्य रहा है। और कांग्रेस की इनकी जो दोस्ती है वो आज से नहीं है। उनका डीएनए और ओवैसी का डीएनए सेम है। जब कांग्रेस की सरकार हमारे जब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, वाईएस राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, वो समय पर भी ये दोनों भाई उसके पैर पकड़कर ऊपर चढ़े। आज एमआईएम को इतना बड़ा करने में सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी का योगदान है तो वो है कांग्रेस। नहीं तो एमआईएम कभी के खत्म हो जाती थी। लेकिन कांग्रेसियों ने इन दो भाई जो आस्तीन के सांप है, इनको दूध पिलाकर
इन आस्तीन के सांपों को बड़ा किया। आज देखिए किस प्रकार से ये लोग नाच रहे हैं। ये दोनों भाई जिस प्रकार से आज बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे उसके छोटे भाई का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, वो कहता है कि हमें साइनेट दे सकते हैं, हमें गोली मार सकते हैं। तो उसके भाई को मैं कहना चाहूंगा कि बेटा, तुम्हारा जो इतिहास है ना, जिसकी सरकार बनती है उसके पैर पकड़कर नाचते हो। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी पक्का। देखिए, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि मैंने पहले भी कहा आपकी भाषा पर थोड़ी आपत्ति रहती है, आप खुलकर बोलते हैं, लेकिन उस भाषा पर मुझे लगता है थोड़ा संयम आप रख सकते हैं। आपने उनके बारे में कहा, ओवैसी साहब के बारे में बोल रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि उनके भविष्य को लेकर उन्हें चिंता, आपने क्यों कहा है? देखिए, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब हम एक लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा बस एक ही एक लक्ष्य है, ओवैसी बंदों का समापन करना, एमआईएम पार्टी का खात्मा करना। और जब तक हम हमारे लक्ष्य पर पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ जाते, हम ना डरने वाले हैं, हम ना रुकने वाले हैं। और भले ही कांग्रेस आज ओवैसी के सामने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करी कांग्रेस पार्टी से, जैसे उन्हीं के पार्टी का एक नेता ने जो रूम की बात जो बाहर कही है कि हमारे आला कमानों से आदेश आ चुका है कि हमें ओवैसी को सपोर्ट करना है। तो पूरी की पूरी कांग्रेस ओवैसी को जिताने में लगी हुई है आज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और लगभग जो बोकसिंग वोट ओवैसी ने बना कर रखे थे, कुछ वोटों को डिलीशन किया गया है, निकाल दिया गया है। अगर बोकसिंग ओवैसी अगर नहीं करवाता है तो ओवैसी की हार पक्की है, नहीं तो थोड़ा जीतना मुश्किल रहेगा। चलिए, टी राजा जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैंने पहले भी कहा कि आपकी भाषा, आपके काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन जो आप मुद्दा उठा रहे हैं आज, आपने तो खुलकर मान लिया कि नहीं इजाजत थी, लेकिन हम डरते नहीं हैं। एफआईआर वो पहले भी बोगस करते थे, अब भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो टी राजा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस मिलकर, एमआईएम और कांग्रेस मिलकर वहां पर हिंदू पर्व को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं सबसे पहले इसी पर बात करती हूं। विनोद बंसल जी, जरा बताइए, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? क्योंकि हैदराबाद में भी इस तरह की शोभा यात्रा उन्होंने तो निकाल ली, उन्होंने कहा कि हमें नहीं फर्क पड़ रहा है। वहां पर पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी हो गई। क्या ये भेदभाव हो रहा है? सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को बिलेटेड शुभकामनाएं रामनवमी की। दूसरी बात ये भी देखिए कि ये जो हैदराबाद नहीं, मैं तो इसको भाग्यनगरी कहता हूँ, इसका भाग्योदय होने वाला है। अब ये भाग्य बदलने वाला है। वास्तव में ये अभागा था, कुछ ऐसे तत्वों के बीच में फंसा हुआ था जिससे मुक्ति का समय अब आ गया। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि बंगाल की जो पावन भूमि है, जिसको पिछले कुछ दशकों से जिस तरह से ग्रहण लगा हुआ है, ममता जी के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद कम्युनिस्टों से बंगाल बच जाएगा, लेकिन ऐसा लगा कि ये तो कम्युनिस्टों से भी ज्यादा घातक ये टीएमसी वाले निकले, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आप देखिए कि एक बड़ी विडंबना है कि भारत के हिंदू समाज को अपने ही भारत के अंदर अपने ही पर्व त्योहार और महापुरुषों की जो जयंतियों को मनाने के लिए न सिर्फ जमीन पर संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है। परमिशन सरकार से लेने के बावजूद भी हमारे ऊपर हमले होते हैं, उस परमिशन को डिनाई कर दिया जाता है। और उसके बाद हम जब हाईकोर्ट जाते हैं, जो उच्च न्यायालय है, कड़ी फटकार के बाद में हमें उनको सरकार को फटकार लगाता है और हमें परमिशन देता है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर हमले हो जाते हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर वर्ष हमले झेलता है हिंदू समाज। आप देखिए ना, तो मैं कहता हूँ पिछले साल जो हमले हुए थे हमारे ऊपर, वो तो कलकत्ता के अंदर हुए थे। और मैं कहता हूँ कि वो तो बाकायदा परमिशन के बाद हुए थे। अब मैं कहता हूँ मुस्लिम बस्तियों में हमारे ऊपर हमले क्यों होते हैं? आखिरकार मस्जिद और मस्जिद से हमें टारगेट क्यों किया जाता है? हमें परमिशन के लिए बार बार हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ता है? और मैं कहता हूँ उसकी जांच क्यों नहीं हो पाती? हमें जांच के लिए भी हाईकोर्ट जाना पड़ता है। आपको याद होगा पिछली बार जो हमारे ऊपर हमले हुए थे, प्राणघातक हमले हुए थे, जैसे मुर्शिदाबाद में हुए थे, वैसे मैं ये सवाल संजय सरकार जी से पूछ लेती हूँ एक बार, फिर मैं स्टूडियो में आऊंगी, क्योंकि यहाँ ममता जी बैठी हैं, दुष्यंत जी, जवाद साहब, मैं सबके पास आ जाती हूँ, प्रियंका जी भी जुड़ गई। लेकिन जरा बताइए संजय जी,
ये क्यों है कि शोभा यात्रा निकालनी है तो कोर्ट जाइए, और निकलती भी है तो फिर पत्थरबाजी हो जाती है। ये जो सरकारें वहां पर काम कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, या फिर वो सिर्फ ये कहते रहेंगे कि दंगा होगा दंगा होगा, और जब ये होगा तो कुछ नहीं होगा। सुचेते जी, सबसे पहले रामनवमी, नील पूजा, नया साल, बंगाल का नया साल का सब आपको शुभकामनाएं देता हूँ, तमाम पैनलिस्ट लोग को भी और देशवासियों को। सबसे बड़े बात एक तस्वीर दिखाता हूँ, इसके नाम है देवाशीष धर। ये बीआरएस लेके, ये एक आईपीएस ऑफिसर है, बीआरएस लेके बीरभूम से चुनाव लड़ रहा है। देखिए हाथ में, ये आईपीएस ऑफिसर था, ये हाथ में तलवार लेके चल रहा है। ये कोर्ट में कहा निर्देश दिया था, कोर्ट में निर्देश दिया था जो आप कोई भी हथियार लेके वहां पर मतलब जो रैली नहीं कर सकता। एक कानून को रखवाला थे, जो रक्षाकारी थे, वो खुद ही पहले मतलब जो एक तस्वीर में ये तलवार लेके रैली में निकल जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी तमाम जो नेता इससे क्या उम्मीद करेंगे? वो तो यूपीएससी से एग्जाम देके उसके बाद आईपीएस होता है ना। तो अगर वो पढ़े लिखे आदमी के अंदर वो चीज नहीं है, तो बच्चे को हाथ में तलवार होना तो कौन से गुना, हम तो कहीं नहीं देख रहे। लेकिन सबसे बड़े बात बोल रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जो चीज आप दिखा रहे, थोड़ा अच्छा से दिखाइए ना। नीचे से हजारों को ऊपर जो आदमी जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर रहे, ऊपर में वहां पर जो ओसी था थाना का, ओसी के ऊपर अटैक हुआ, वो हॉस्पिटलाइज है आज के तारीख में। वो तो कानून रक्षा करने के लिए जा रहा है। एक बार एक्सप्लेन करिए, एक बार एक्सप्लेन करिए संजय जी। आप जब कह रहे हैं कि ढंग से दिखाइए, तो जरा मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा से लोग पत्थर मार रहे थे, आप ये कह रहे हैं क्या? एक मिनट विनोद जी आ रही हूं मैं। आप ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में लोग निकल रहे थे और पत्थर मार रहे थे, और छात के ऊपर में कितना, टेरेस के ऊपर में कितना, 7 आदमी था। हाँ। और नीचे रैली करने वाला कितना, हजारों को समागम था। हाँ। नीचे से पत्थर मारते 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 ऊपर जा रहा है, हम देख रहे थे। आपको चैनल में नहीं दिखा। अच्छा, आप देख रहे थे? नहीं, आप सिर्फ देख रहे थे, आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये आपको गलती है सर। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि जो नीचे से मार रहे थे पर उन पर भी कार्रवाई करिए। संजय जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कह रही हूं कि जो गलती कर रहा है उस पर कार्रवाई करिए। ये मत देखिए कि वो कहां खड़ा है, ऊपर खड़ा है या नीचे खड़ा है, लेकिन कार्रवाई करिए ना। आप ये तो बता रहे हैं कि हम देख रहा था कि वहां से नीचे से पत्थर आ रहे थे, लेकिन कार्रवाई कहां की है आपने क्यों नहीं रोका? आपको पता था कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मुख्यमंत्री बार बार कह रही दंगा होगा दंगा होगा। नहीं, जो ओसी के ऊपर में अटैक हो गया है, ओसी हॉस्पिटलाइज है, मौत को साथ में ओसी लड़ाई कर रहे हैं। एक ओसी पुलिस स्टेशन का जो ओसी होता है, आप मत बोलिए, चिल्लाइए मत। आपको जमाना खत्म हो चुका है, बंगाल में 0 घंटा सन्नाटा हो चुका है। आज 6 सीट, सुनिए 5 सीट भी आप जीतने वाला नहीं है, आप चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू के बात बोल रहे हैं ना, हिंदुओं का जो बात बोल रहा है, बीफ कंपनी से क्यों आप चंदा लेता है? बीफ कंपनी से आप चंदा क्यों लेता है? भारतीय जनता पार्टी का चंदा जाता है बीफ कंपनी से। आप बड़े बड़े भाषण देता है, बड़े बड़े हिंदुओं की बात करते हैं। कौन से हिंदू की बात बोलता है? नकली हिंदू है, पत्थरबाजी पर नकली हिंदू है, आप नकली हिंदू है। जिस बीफ कंपनी से चंदा लेता है भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी का नेता अल्लाह जैसा कंपनी इधर बैठे हैं, आधे हिंदुओं का बात बोलता है, हिंदू का बात बोलता है। कौन से हिंदू है ये? हिंदू का नाम पे अरे तू कौन सा हिंदू? अभी तुमको हम बताता है, अभी तुम चुप करो, अभी चुप करो, अभी हमारा बात सुनो। सुनिए, ये जो नकली हिंदू इधर बैठे हुए हैं, पहले हमारी बात सुनिए, आगे तुम्हारा सुनिए, अभी तुम चुप करो। संजय सुनिए, ये जो नकली हिंदू है, इनकी बात मैं आपको बताती हूँ। आपको शर्म होना चाहिए। सुनिए, अरे शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन इनको तो पानी भी कम पड़ेगा। देखिए, ये आधे अधूरे जो हिंदू सच के बैठे हैं, इनको तो पानी भी कम पड़ेगा। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जो कहते हैं, अभी इन्होंने एक फोटो दिखा करके कहा, देखिए तलवार लेकर के चले गए। अरे आप हमारे प्रोफाइल में जाइए, देखिए हमारे हाथ में भी तलवार है, लेकिन उस तलवार से तो हम किसी का गला नहीं काटा, खून नहीं गिराया। वो जो ऊपर से बोतल मारा, उसको आप कुछ नहीं बोलेगा, खाली हमको बोलेगा। ठीक है, सुनिए, मैं ये बताती हूँ, जिनको हिंदी भी नहीं बात करनी आती ढंग से, ये बात करेंगे हिंदुत्व की, ये बताएंगे हिंदू संस्कार रीति, ये बताएंगे कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या कहती है। इनको क्या पता है शास्त्र पूजन क्या होता है? अरे जिनको अपनी संस्कृति नहीं पता, वो दूसरों के बारे में मंच पर चढ़ करके बोलते हैं कि ऐसे नमाज करिए, वैसे नमाज करिए। जब लोग आएंगे दंगा करेंगे तो आप अल्लाह को याद करिए, पहले आप भगवान को तो याद कर लीजिए। जिस हिंदुत्व समाज में आपने जन्म लिया है, पहले अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति तो सीख लीजिए। दूसरे मुसलमान को उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति बाद में सिखाइएगा।
शस्त्र पूजन क्या होता है? अरे जब महिषासुर का अंत करना था तो माँ दुर्गा के हाथ में सभी देवी देवताओं ने जो है वो अपने शस्त्र सौंपे थे कि उनका संहार करिए, उनका संहार करिए, दुष्टों का संहार करिए। मगर आप देखिए ये कैसे दुष्ट, अरे कितने महिषासुर अभी ऐसे आ गए हैं जो हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, कौन सी तलवार ने किसका गला काटा, ठीक ना खून गिरा? नहीं, मगर उनके ऊपर बोतलें गिराई जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि वो आएगा, तुमको डराएगा, मगर तुम डरना मत, तुम दंगा करना, उसका सर पे बोतल फोड़ना, ये सिखाया है ममता बनर्जी ने। और ये आधे अधूरे नकली हिंदू सजे बैठे हैं इधर। अरे पहनिए ना टोपी, अरे खुल के करिए, बात समझ नहीं आएगी, खुल के करिए, आपको जो करना है। किसी हिंदूवादी पे आरोप मत लगाइए, पहले आप अपनी जात बदल लीजिए ना। संस्कार संस्कृति, अरे भाईचारा किसका भाईचारा, कैसा भाईचारा? जहाँ एक वर्ग को आप भड़काते हैं कि दूसरे वर्ग के ऊपर अटैक करो, आप भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ एक बार, नहीं मैं स्टूडियो में आ रही हूँ। संजय जी अपनी बारी में आप बोलते हैं, दूसरे की बारी में भी आप ही बोलते हैं, ऐसे नहीं होता है। मेरी गुजारिश है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बात इफेक्टिवली जाए तो प्रियंका जी को भी अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद पलटवार करिए। यही होता है, ऐसे ऐसे थोड़े ही चिल्लाते रहेंगे बार बार। नहीं, मैं एक बार स्टूडियो में आ रही हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है इस बात को समझिए जरा। मैं 1 मिनट स्टूडियो में आ रही हूँ। मैं एक बार ममता जी देखिए, सिर्फ बात पश्चिम बंगाल की नहीं है, बात जैसे उन्होंने कहा भाग्यनगर की भी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप वहां पर भी आप देखिए कि एक तरह से क्या एक सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसीलिए ये इस तरह की तस्वीर वहां नजर आती है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर भी अब जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता हरा सकती हैं। क्या ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्या एक सियासी समीकरण बदल रहा है और उसकी एक तस्वीर हम शोभा यात्रा के जरिए देख रहे हैं। जी सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कल रामनवमी की शोभा यात्रा पूरे भारतवर्ष के अंदर निकली है ना, क्योंकि हर साल निकलती है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से, और ऐसा मैं मानती हूँ कि बंदूक से ज्यादा विचार घातक होता है। और ये जो विचार बनाया जा रहा है ना सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ, ये बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों के द्वारा, और इसकी जो प्रमुखता से अगुवाई कर रही है वो ममता बनर्जी अगुवाई कर रही है। और ममता बनर्जी ने तो वेस्ट बंगाल में सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बंदूक और विचार दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। पिछले साल भी शोभा यात्राओं पर इसी प्रकार के प्रहार हुए थे, आघात हुए थे लोगों के ऊपर, इस बार भी हो गए। ममता बनर्जी ने एक अपील कर डाली थी ना कि वो लोग आएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, तुम लोगों को भड़काएंगे, तुम शांत रहना। एक्चुअली ममता बनर्जी ये कह रही थी कि वो शोभा यात्रा निकालेंगे और तुम उनकी पिटाई करना। वही हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है। हैदराबाद के अंदर वही हुआ। टी राजा जी से हमने अभी एक एक चीज सुनी है, किस प्रकार से शोभा यात्रा की लास्ट मिनट में आप परमिशन कैंसिल कर देते हैं। क्यों परमिशन कैंसिल करेंगे भाई? शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है हैदराबाद में, भाग्यनगर के अंदर? क्या वो भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? क्या सनातनी हिंदुओं को अपना शोभा यात्रा रामनवमी के दिन निकालने का अधिकार नहीं है? दूसरी मैं बात एक चीज पूछना चाहती हूं टीएमसी वाले लोगों से, कुछ प्रश्न है मेरे। पहली बात कि ये छतों के ऊपर पत्थर कैसे चले गए? क्या कर रही थी वहां की पुलिस? बैठी हुई थी? हाँ, इनको पता नहीं चला कि पत्थर इकट्ठे हो गए छतों के ऊपर? उसके अलावा जब इतना दंगा चल रहा था वहां पर सुचरिता जी, तो पुलिस ने दंगाइयों को पीटना चाहिए ना। उन्होंने शोभा यात्रा में राम भक्तों के ऊपर आंसू गैस के बम छोड़ने, गोले छोड़ने शुरू कर दिए। क्यों भाई आपने ऐसे क्यों किया? उसके अलावा सनातनियों की जो दुकानें लूटी जा रही थी इन उपद्रवियों दंगाइयों के द्वारा और तोड़फोड़ की जा रही थी, उसको भी पुलिस ने नहीं बचाया। क्यों उन्होंने ऐसा किया है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? और ये अब आप ये बताइए कि ममता बनर्जी की को इसके ऊपर नहीं घसीटा जाएगा क्या? ये अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप बड़ा आईपीएस का भी ज्ञान दे रहे थे। आपके यहाँ के डीआईजी सीनियर पुलिस ऑफिसर ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के राजनीतिक मंच में जाकर के बैठ जाते हैं, तब आपको याद नहीं आती है? तब आपको याद नहीं आती है कि आईपीएस ऑफिसर को कैसे होना चाहिए? बताइए। मारे जा रहे थे संजय जी, नीचे से पत्थर मारे जा रहे थे, तो आप ये बताइए पत्थर की ग्रेविटी इतनी हो गई कि वो छत में इतने हजारों असंख्य पत्थर पहुंच गए। कुछ सोच के बोलिए आप, कुछ सोच के बोलिए आप। और ये जो भयदार आपका होता है ना कि हर एक के बीच में आप बोल देते हैं, उस पर थोड़ा आप लगाम लगाइए। देखिए सीधी बात है ये कि वहां पर अगर शोभा यात्रा निकालने की दुष्यंत जी सरकार वहां पर कांग्रेस की है, और वो टी राजा सिंह आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस और एमआईएम दोनों को लग रहा है हिंदू विरोधी एक सोच रही है शुरू से। ये पहली बार नहीं है, हमारी शोभा यात्रा पर लगाम लगाने की कोशिश हुई है, हमने तब भी निकाली है। और वो जो भीड़ वहां पहुंची थी, आप ये सोचिए जो भीड़ वहां पहुंची थी दुष्यंत जी, साहब को हमने सुना, वो भीड़ बहुत कुछ कह रही है। राजा साहब ने
टोटल जो पॉलिटिकल बात उन्होंने कही, हाँ। पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है कि ओवैसी साहब किसके पॉलिटिकल अलाई है, अच्छा, किसको वो फायदा पहुंचाते हैं, किसकी भी आलोचना करते हैं। अच्छा, कांग्रेस के तो वो आलोचक है, कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाने के लिए वो तो बीजेपी पूरे की भी देश भर-भर में के काम आलोचना करते हैं। तो आप ये इनकी नूरा कुश्ती है, किसके अलावा दोनों हार रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से जीत रहा है, अच्छा। ना वहाँ ओवैसी जीत रहा है, ना वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। इसलिए ये मिली जुली नूरा कुश्ती करके नहीं तो कांग्रेस में इसी तरह कैंडिडेट लोगों का कौन है? क्या कांग्रेस का पोलराइजेशन कैंडिडेट करके वोट प्राप्त नहीं, कर ले। दुष्यंत जी ये तो बता दीजिए कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है वहाँ? उतारा ही नहीं है सर, आपको ये नहीं उतरेगा, पता अभी? उतरेगा, कब सारे भाई? कैंडिडेट अभी कब उतरेगा? घोषित नहीं हुए अभी आप बोल रहे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, कैंडिडेट तो उतारा नहीं उन्होंने, अभी कैंडिडेट उतारा नहीं है, कब उतरेगा भाई? अभी कौन से शहर में है वहाँ पे मतदान? आप सीधी बात ये है, देखिए, अच्छा तो कांग्रेस तब तक सब गेस करते रहे कि किसको वहां से टिकट मिलने वाला है। रेवन्ना रेड्डी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में विकास की लहर चल रही है, विकास की तरफ वो कह रहे हैं हिंदू विरोधी लहर चल रही है, उन्होंने आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं वहां हिंदू विरोधी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए नूरा कुश्ती करो, रोज लड़ाई दंगा करिए, न्यूज में बने रहिए। वो हिंदू विरोधी लहर की बात कर रहे थे, उस पर नहीं आपको चेरिता जी, ये इनको देश जानता है। शोभा यात्रा में भीड़ तो देखिए कितनी निकली है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता और समर्थक दोनों से, ये टी राजा जी को पार्टी से क्यों निकाला गया था और क्यों ले लिया? क्या कारण थे, क्यों निष्कासित किया गया टी राजा साहब को? अच्छा, विनोद जी क्यों निकाला आपने उनको पार्टी से भाई, और क्यों ले लिया? सही बेनकाब कर दिया कांग्रेस के समर्थकों को आपने। अच्छा, ये वास्तव में बिल्कुल ये आपसे नहीं पूछा, भाजपा से प्रश्न है, भाजपा जवाब दे रही, आप शांत रहिए। आपने बेनकाब कर दिया, आपने बेनकाब कर दिया, आप खुद सुबह से शाम तक बेनकाब होते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि हैदराबाद अभी आजाद हुआ, हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा है, बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है। आप अपने अपने तरीके से बात करते रहते हैं, आपका बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई सीरियस नहीं लेता है। आप बात करिए, क्या कर रहे हैं आप? एक मैं जवाब साहब के पास एक बार जा रही हूँ। जवाब साहब नहीं वो वेट कर रहे हैं, एक सेकंड। जवाब साहब, मैं प्रियंका जी आपके पास भी आ रही हूँ जवाब के लिए, लेकिन पहले जवाब साहब जरा बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि एलआई हैं वो किसके, सब जानते हैं, वो वही वाला आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब एलआई हैं बीजेपी के। ये आरोप तो उन पर कांग्रेस लगाती है और बीजेपी वाले दूसरा आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर शोभा यात्राओं को रोकने का क्या मतलब है? शोभा यात्रा रोक दो, वो वैसे ही इतनी भीड़ वहां पर आ रही है, वही बंगाल में हो रहा है, वही यहाँ पर हो रहा है। राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर एक शेर है, हाँ, जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। देखिए, आपको पता है चुनाव है और पहला चरण होने जा रहा है। किसको ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा होता है ये लोग जग जाहिर है। और अभी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी, और मैं तो बड़ा देख रहा था कि यहाँ पर भी ममता जी हैं और वहाँ पर भी ममता जी हैं, यहाँ की ममता जी वहाँ की ममता जी के ऊपर प्रहार कर रही हैं, वो भी नारी हैं, ये भी नारी हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख कर। लेकिन हैरत की बात ये होती है, ये पढ़ी लिखी हैं, इनसे पूछिए कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर अब किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या कर रहा है प्रशासन? कार्रवाई कौन करेगा? अब तो कौन सी सरकार है, मुख्यमंत्री कौन सा एक्शन लेगा? कोई नहीं ले पाएगा। अब तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। क्या कर रही है भाई? क्या है पुलिस प्रशासन? कौन करेगा कार्रवाई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप बताइए, मैं खुद कहता हूं कि जब कोर्ट ने आदेश ये दे रखा है कि आप कोई भी हथियार ना लेके जाएं, तो आप फूल लेकर के जाइए, लोगों को फूल बरसाइए। आप हथियार लेकर के जाते हैं। मैं तो तमाम देशवासियों से आग्रह करता हूं, सभी भारतीयों से आग्रह करता हूं कि अपने पास फूल रखो, गुलाब रखो, एक दूसरे पे मोहब्बत फेंको। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, नफरत फेंकने से लोगों की सियासत जो है वो चलेगी। लेकिन आने वाला वक्त और ये चुनाव बड़ा निर्णायक होने वाला है। यहाँ मोहब्बत की जीत होने जा रही है और नफरत की हार होने जा रही है। ये देश मोहब्बत को जिताने जा रहा है और नफरत को जबरदस्त तरीके से हराना चाह रहा है। और ये नफरतों के चिंटू बैठे हुए हैं, नफरत फैलाने वाले, आपको लग रहा है बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। सहमत नहीं होगा, सभी तो सहमत होंगे आपकी बात से। कौन ऐसा कहेगा कि भाई मोहब्बत के साथ नहीं है देश और जंग के साथ है देश? ये कोई नहीं बोलना चाहता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, हाँ तो यही वाले पत्थर लहराने वाले, मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई ये इन सब पे एक्शन क्यों नहीं हुआ है? प्रियंका जी जरा जवाब दीजिए, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें भारतीयों के समक्ष रखी कि आप फूल रखिए, आप ये रखिए। ये सारी राय आप मुहर्रम पे क्यों नहीं देते? मैं तो तमाम देशवासियों की बातें कर रहा हूं। आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं?
क्यों नफरत फैला रही है? क्यों नफरत फैला रही हैं आप? क्यों फैलाती है नफरत? क्यों भाषण देती है? अभी आपके सहयोगी टी राजा बैठे हुए थे, कैसी अपमानजनक और अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। पीछे से रिमोट कंट्रोल वो नागपुर के कार्यालय के अंदर होता है, वो दबाया जाता है। जवाब देने दीजिए। बात आपकी सुन ली मैंने। हमारा जो है धर्म क्या कहता है, हमारे रूल्स क्या कहते हैं, संविधान क्या कहता है, ज्ञान सुने। आप संविधान से चलाएंगे या आस्था के बुनियाद पे चलाना चाह रही देश को? संविधान देश का संविधान क्या कहता है? आप कह रही हैं धर्म से चलाएंगे, संविधान ने आपको हक दिया है ताजिया में। चलने वाला मगर मैं इस तरह से बात नहीं कर पाऊंगी अगर आप दोनों एक साथ बोलते रहेंगे। मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊंगी जवाब साहब। हिंदू कभी कोर्ट नहीं जाता कि देखिए मुहर्रम पे ये चेंजेस करवाइए, ईद में ये चेंजेस करवाइए। अरे साल में 3 बार ईद आती है, रामनवमी तो साल में 1 बार आती है। कभी किसी हिंदू को देखा ईद पर हमला करते हुए? तो टॉलरेंस हिंदू के अंदर था, है और रहेगा। उसका नाजायज फायदा आप उठा रहे हैं। आज टी राजा जिस भी जुबान में बोले वही जबान आपको समझ में आती है। देखिए भाषा चाहती है देश के अंदर आग लगाने वाली भाषा पसंद आती है आपको। सीधी बात यह है, देखिए समर्थन कर ऐसी भाषा को जिसने अभी आपने स्टूडियो में आपने अपनी असहमति बताई, क्या आप उस भाषा से असहमत हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मेरी बड़ी बहन बैठी है, प्रवक्ता है, मैं सम्मान करता हूँ महिला के नाते, भाषा का राजनेताओं की भाषा तो खराब होती है अभी आपने की होती है। सुनिए नहीं आप तब से बोल रहे हैं, एक बार रुक जाइए जवाब साहब। आपने आपत्ति दर्ज कराई अपनी भाषा पे, लेकिन ये समर्थन कर रही है। यही है, यही भारतीय जनता पार्टी का जब हम स्टूडियो में होते हैं ना, वी हैव द एबिलिटी टू हाईजैक द डिबेट। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि जो बाहर से मेहमान होते हैं ना उनके लिए मुश्किल होता है। आपने अभी इसीलिए आपसे नहीं तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि नहीं, या फिर आप ही मेरा रोल लेना चाहते हैं? आप ही पूछ लीजिए, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। आप बोलते रहिए, आप पूछते रहिए सवाल सबसे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रियंका जी, ये अगर इस तरह से सियासी बयानबाजी होगी तो फिर देयर इज नो एंड। फिर तो दोनों तरफ से होता रहेगा ना। टी राजा भी धमकाएंगे, वहां से अकबरुद्दीन ओवैसी भी धमकाएंगे। ये हैदराबाद में तस्वीर होती रहेगी, पश्चिम बंगाल की तो तस्वीर हम देख ही रहे हैं। वहां से ममता बनर्जी बयान देती रहती है धमकाने वाले, इधर से आपके लोग नेता देते हैं। हाँ सुनिए, पश्चिम बंगाल का हिंदू मार नहीं खाता रहेगा इनसे। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये ऊपर से बोतलें बरसाएंगे। अगर इतने लॉ एंड ऑर्डर की चिंता थी ममता बनर्जी को, तो क्यों लिखित में कंप्लेन नहीं दी इलेक्शन कमीशन को? क्यों लिखित में होम मिनिस्ट्री को नहीं कहा कि मेरे पास आईबी की इंफॉर्मेशन है? आपने जाके दंगे लगवाए। वैलिड पॉइंट है। दो कम्युनिटी के बीच में झगड़े लगाता है, जो दो कम्युनिटी के बीच में झगड़े और दंगे लगवाता है, उसके लिए आईपीसी में सजा है, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। समझ गया है ये हिंदू इंस्टिगेटिंग एंड प्रोवोकिंग वायलेंस, शी शुड बी अरेस्टेड। ममता बनर्जी शुड बी अरेस्टेड। भाई वो ये कह रही है, सुनिए मेरी बात, जो उन्होंने सवाल उठाया है मैं उस पर आ रही हूँ। संजय सरकार जी जरा जवाब दीजिए। संजय सरकार और प्रियंका जी प्लीज स्क्रीन पे। मैं संजय सरकार जी आपसे, प्रियंका जी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप 1 हफ्ते से आपकी नेत्री ये बोलती रही कि दंगे होने वाले हैं, दंगे होने वाले हैं, तो उन्होंने इस तरह की कोई कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दी कि यहां पर परिस्थिति खराब हो सकती है, या फिर सिर्फ सभाओं से इसको बोलकर वहां पर उसका इस्तेमाल करना था सियासी रूप से? संजय जी। नहीं देखिए, हम लोग हर बयान हम लोग जब देते हैं दीदी, बहुत समझबूझ के देते हैं। जब धनराम सिंह को घर में 26 मार्च एनआईए को जो एसपी को घर में 6:30 में घुसता है, 7:22 में निकालता है, और एसपी धनराम सिंह को घर में पैसा देने जाता है जितेंद्र तिवारी, और उसके बाद एनआईए भूपति नगर में एनआईए रेड करने के लिए चला जाता है। तब तो पहले भी खबर था। और दूसरा नंबर ये खबर तो था मुकेश को हटाने के कारण है, मुकेश कुमार जी को हटाने के कारण था इस कारण था जो मुकेश को हटाए जाएंगे और दंगा फसाद कर देंगे, लेकिन इसमें भी नाकाम हो गया है। नाकाम इस कारण में हो गया, प्रियंका जी वो बोल रही हैं। सबसे बड़े बात है, तृणमूल कार्यकर्ता को हम सबसे धन्यवाद इस कारण में देंगे, वो मतलब 72 घंटा से कंटिन्यू नजर रखा था, और नजर रखा इस कारण में नजर रखा था वहां पर कोई दंगा फसाद और सांप्रदायिक दंगा होने नहीं देंगे। सबसे बड़े धन्यवाद अगर देना तृणमूल कार्यकर्ता को। और प्रशासन अभी चला गया है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। इलेक्शन कमीशन का छोया रहता है क्या? ये हम बोलने के बाद में भी हंगामा कर सकते हैं, लेकिन ये नाकाम हो गया। सवाल है ना, मैंने ये कहीं नहीं देखा है। संजय जी, रामनवमी का अगर हिंसा में संजय जी इसको अगर ऑक्सीजन मिलता है, अब आप इसको तस्वीर को जरा उल्टा कर दीजिए। संजय जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरा इसे सुनिए संजय जी, इसको जरा सुनिए, विनोद जी आप भी सुनिएगा, ममता जी सुनिए जरा, जवाब साहब ये इसको उल्टा कर दीजिए। एक हफ्ते तक अगर योगी आदित्यनाथ यूपी में कहते रहे यहाँ दंगा होने वाला है, यहाँ दंगा होने वाला है, और फिर वहां पर जाकर पत्थरबाजी हो जाए तो सब लोग चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे ये अपने बयानों को लेकर के? देखिए ये तो कहते रहे इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसको उल्टा कर दीजिए जरा, मैं सिर्फ बोल रही हूं आपसे, और ये होगा और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूं ममता जी, क्योंकि ये कोई मुख्यमंत्री बार बार ये कहता रहे और उसके बाद कोई कंप्लेन भी ना कहे, जो बात प्रियंका जी ने कही, तो ये सवाल उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे बताइए ममता जी? बिल्कुल उठेंगे। प्रियंका जी ने जो चीजें बोली हैं वो शब्दशः एकदम सही हैं। हाँ। एक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और इतिहास रहा है वेस्ट बंगाल का, चाहे दुर्गा पूजा के समय पर देख लीजिए पंडाल के पंडाल तोड़ दिए जाते हैं। पिछले साल रामनवमी पर 3 जगह पर भयंकर पत्थरबाजी हुई, इस बार मुर्शिदाबाद में 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जब सीएम को यह पता था, इंटेल थी, तो क्यों नहीं उन्होंने इसी को लिखा, क्यों नहीं उन्होंने इस विषय को उठाया, क्यों नहीं उन्होंने कुछ कोशिशें करी कि वो दंगे को रोके? ममता बनर्जी ने लगातार भाषण देकर के, मुझे जहां से समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी चाहती थी ये दंगे हो हिंदुओं के खिलाफ, ममता बनर्जी चाहती थी कि तुष्टीकरण की राजनीति उनकी फलीभूत हो और इस प्रकार के दंगे हो। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, ये कहने कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए, 72 घंटे से काम कर रहे थे। दादा यही काम कर रहे थे, यही काम कर रहे थे, मुर्शिदाबाद में लोगों की छतों में पत्थर पहुंचवा रहे थे, यही काम कर रहे थे कि रामनवमी में राम भक्तों के ऊपर पत्थर मरवा रहे थे, यही काम कर रहे थे कि पुलिस के साथ मिल करके गोले दाग रहे थे। दुष्यंत जी आप बोलना चाह रहे हैं? जी हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि देश में चुनाव चल रहा है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग के नियंत्रण में सारे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सभी निकाय जितने भी हैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले, वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो डिसीजन चुनाव आयोग को लेना है। तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा क्यों नहीं कि भैया यही तो पूछ रहे हैं वाला है, पत्र क्यों नहीं लिखा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री तो वो है कि आचार संहिता लगते ही वो मुख्यमंत्री नहीं रही। ममता बनर्जी अभी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। वो सीएम है कि नहीं है, कि उनका पद भी खारिज हो गया है, बर्खास्त हो गया है? क्या उनका पद बर्खास्त हो गया? नहीं ना। तो आज भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की वहां की मुखिया होने के नाते है कि नहीं, आप मुझे बताइए। और जब एक हफ्ते से उनको पता था कि यहाँ दंगे होने वाले हैं, तो ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन कंफर्म क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया ममता बनर्जी ने? ठीक है, एक मिनट इन्फॉर्म किया। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। नहीं प्रियंका जी बोलिए, नहीं आप गलत कह रहे हैं। प्रियंका जी की जिम्मेवारी है, किसी अधिकारी ने ठीक ये भाषा जो है ये हम नहीं समझते, करने का अधिकार ये हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी आचरण को ये प्रश्न करते हैं। क्या फोटो दिखाते हैं बार बार, ए देखिए, इसको शस्त्र पूजन बोलते हैं, मगर आप आधा अधूरा हिंदू आप नहीं जानेगा, हम आपको बता देता है। लेकिन ये तलवार किसी का गला काटने के लिए नहीं उठा, ये तलवार अपने आप को बचाने के लिए उठती है, और ये हमारी संस्कृति में है। दुर्गा की सीख सीखिए, दुर्गा को सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए थे, क्यों? महिषासुर का संहार करने के लिए। ये रक्षा में उठती है, लोगों का गला काटने के लिए नहीं। लेकिन ऊपर से जो बोतल और पत्थर गिरे थे, ऊपर से जो बोतल और पत्थर गिरे थे, नहीं वो फिर तलवारों का सवाल उठाते हैं कि हाथों में तलवारें क्यों थी, वो इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हाथों में तलवार होती है इसलिए बोल रहे हैं। एक मिनट विनोद जी, तलवारें जो कह रही है शस्त्र पूजन है, उन तलवारों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त चुनाव आयोग की है। आपकी बात मान ली सर, आपकी बात मान ली, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कंप्लेन की गई। बार बार कह रहे हैं कि आग लगने वाली है, तो पानी का तो बंदोबस्त पहले से किया जाएगा ना। हाँ बोलिए विनोद जी बोलिए। हाँ सुचरिता जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ इसमें। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि उनको दंगाइयों को भड़काएं। क्या उनकी जिम्मेदारी यही थी कि पत्थरबाजों को पत्थर लोड होने दें ऊपर मस्जिदों पर, मदरसों में और मुस्लिम बाहुल बस्तियों में? क्या उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अगर मस्जिद के सामने समय नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड जल्दी से जवाब साहब। ठीक है जवाब साहब जल्दी से। लोकल इंटेलिजेंस सब चीज मॉनिटर करता है। ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर इस बात की आशंका जाहिर कर रही है, तो लोकल इंटेलिजेंस क्या सो रहा था? चुनाव आयोग सो रहा था बैठा हुआ? इंफॉर्मेशन है भाई आपके सामने। ये तो बचाने वाली टेक्निक, जवाब साहब एवरीथिंग इज सेड एंड डन, लेकिन ये ऐसे थोड़े होते हैं। जिम्मेदारी सब कुछ आंखें देखकर आंखें मूंद ले,
चुनाव आयोग को हटाओ। देखकर राष्ट्रपति से मांग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, नहीं, और इस तरह के बयान मत दीजिए आप। जवाद साहब प्लीज एट योर ओन रिस्क आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए कि तस्वीरें जो कह रही हैं वो सबके सामने है। और मुझे लगता है नहीं बिल्कुल, और उसमें मतलब मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री की कोई नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री का पावर ही नहीं देख रही है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास समय इतना ही था, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत।